आप सभी का फिर से स्वागत है हमारे इस प्लेटफॉर्म पे। हम लोग पढ़ रहे हैं क्लास 10th केमिस्ट्री, जिसमें आज है लेक्चर नंबर 4। चैप्टर 1 हम लोग पढ़ रहे हैं, जिसका नाम है रासायनिक अभिक्रियाएं एवं समीकरण। इसके 3 लेक्चर खत्म हो चुका है। आज चौथे लेक्चर में हम लोग पढ़ेंगे कि उपचयन तथा अपचयन अभिक्रिया क्या होता है। उपचयन तथा अपचयन अभिक्रियाएं क्या होती है, इसके बारे में हम लोग समझेंगे। ये थोड़ा सा लंबा टॉपिक है और इसके बारे में थोड़ा सा अच्छे से समझाना था, इसलिए हम इसको अलग कर दिए। बाकी के जो 4 अभिक्रियाओं के प्रकार है, ये पिछले वीडियो में पढ़ाया जा चुका है। यहाँ पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और केवल इसमें बात की जाएगी उपचयन और अपचयन अभिक्रियाएं होती क्या है और दैनिक जीवन में इसका क्या प्रभाव हम पे पड़ता है। देखिए, शुरू करते हैं हम लोग उपचयन अभिक्रिया से कि उपचयन अभिक्रिया आखिर क्या होता है। तो रासायनिक अभिक्रिया के दौरान सबसे पहले तो हम लोग को ये समझना है कि उपचयन तो एक अलग नाम है, पहले इसको समझते हैं। ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण ऑक्सीकरण का मतलब क्या होता है, या फिर ऑक्सीडेशन को समझ सकते हैं। ऑक्सीडेशन का मतलब होता है ऑक्सीजन ऐड होना, ऑक्सीजन का ऐड होना। या ऑक्सीकरण से भी समझ सकते हैं ऑक्सीजन का जुड़ना, ऑक्सीजन का जुड़ना। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में यदि ऑक्सीजन जुड़ रहा है तो उसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। ऑक्सीकरण या फिर उपचयन, इंग्लिश में इसे ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहा जाता है। हालांकि हाइड्रोजन के पदों में भी इसकी परिभाषा दी जाती है, जैसे कि जहां पे ऑक्सीजन जुड़ रहा है वो ऑक्सीकरण होगा। लेकिन जब हम हाइड्रोजन के पदों में इस परिभाषा को देंगे तो बताएंगे कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें तत्वों में से हाइड्रोजन बाहर निकल रहा हो, यानी ऑक्सीजन का जुड़ना या फिर हाइड्रोजन का निकलना, दोनों ही कहलाता है उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीडेशन रिएक्शन। तो दो तरह से इसको परिभाषित किया जा सकता है। क्या? तो ऑक्सीजन का योग, या फिर हम बोलेंगे कि हाइड्रोजन का पृथक होना यानी अलग होना। ये दोनों प्रकार की अभिक्रियाएं कहलाती है उपचयन अभिक्रिया या फिर ऑक्सीकरण अभिक्रिया। इंग्लिश में इसको ऑक्सीडेशन रिएक्शन कहते हैं। चलिए इसका परिभाषा लिखेंगे हम लोग यहाँ पे। इसकी परिभाषा क्या हो जाएगी? वैसी रासायनिक अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि कमी, हाइड्रोजन की कमी। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास यानी कि कमी हो रही हो उसे उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन का योग या हाइड्रोजन का ह्रास हो रहा हो उसे हम लोग ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। हालांकि एग्जांपल लिखिए यहाँ पे। C+O2 क्या बनता है? CO2। कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्या बनाता है? कार्बन डाइऑक्साइड। तो इस कंडीशन में क्या हो रहा है? तो कार्बन में ऑक्सीजन जुड़ जा रहा है। यहां से देखिए, यहाँ पे जो कार्बन है अभिक्रिया के बाद कार्बन में क्या जुड़ जा रहा है? ऑक्सीजन। तो यहाँ से हमें पूछा जाएगा कि किसका उपचयन हो रहा है, तो बोलेंगे कि कार्बन का उपचयन या ऑक्सीकरण, कार्बन का ऑक्सीकरण। ये हो गया एक एग्जाम्पल। और भी एग्जाम्पल है, जैसे कि हो जाएगा यहाँ पे Na और प्लस HCl, Na प्लस HCl, NaCl और प्लस H2।
इसको बैलेंस कर देते हैं, 2 से यहाँ पे गुना करेंगे, यहाँ पे 2 से और यहाँ पे 2 से, तो हो जाएगा। देखिए ये जो नीचे वाला अभिक्रिया दिखाई दे रही है, इसमें क्या हो रहा है कि पहले जो हाइड्रोजन है वो क्लोरीन के साथ था, अब क्लोरीन से हाइड्रोजन अलग हो गया, कहाँ पे, प्रतिफल में। प्रतिफल में सोडियम जब हाइड्रोजन क्लोराइड से अभिक्रिया किया, हाइड्रोजन क्लोराइड यानी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल से, तो इसमें से हाइड्रोजन निकल के बाहर चला गया, यानी कि हम बोल सकते हैं कि क्लोरीन में से हाइड्रोजन की कमी हुई है, तो हाइड्रोजन की कमी भी होता है तो उसे हम लोग कहते हैं ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीकरण हो रहा है। दोनों में देखिए, यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन जुड़ जाए तो भी ऑक्सीकरण, या फिर किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन निकल जाए तो भी ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहलाती है। एक और परिभाषा होता है इसका कि यदि किसी तत्व में इलेक्ट्रॉन का उत्सर्जन हो रहा हो, या फिर कह सकते हैं कि यदि कोई तत्व या परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करते हैं, तो वहां पे क्या होता है, उपचयन। यदि कोई परमाणु इलेक्ट्रॉन त्याग करता है तो उसे भी हम लोग उपचयन अभिक्रिया कहते हैं। तो उम्मीद करते हैं उपचयन अभिक्रिया समझ में आया होगा। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें कोई पदार्थ में या तो ऑक्सीजन जुड़ जाएगा या फिर किसी पदार्थ में से हाइड्रोजन बाहर निकल जाएगा, वैसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं उपचयन या ऑक्सीकरण अभिक्रिया। दूसरे अभिक्रिया पे हम लोग आते हैं अपचयन या अवकरण। तो इसका ठीक उल्टा होता है, ठीक उल्टा एकदम। देख लीजिए यहाँ पे, इसके पहले क्या था ये, अब इसी को हम यहाँ पे लिख देंगे कॉपी करके, बस खाली उल्टा कर देंगे इसको, यहां से ठीक उल्टा, ये ऐसे। कॉपी और नेक्स्ट पेज पे इसको पेस्ट कर दिया जाए। इसमें बदलना क्या है, तो देखिए इसमें बदलना ये है, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का योग, तो यहाँ पे ठीक उल्टा होगा, ऑक्सीजन का योग नहीं होगा, ऑक्सीजन की ह्रास या कमी, ऑक्सीजन की ह्रास या कमी होगी। एक मिनट, इसको जो है वो उस पर चढ़ ना जाए, इसको अलग कर दिया जाए। हाँ ऐसे, इसमें क्या होता है कि ऑक्सीजन का योग नहीं होता है, बल्कि इसमें ऑक्सीजन अलग होता है, पृथक होता है, और हाइड्रोजन का योग होता है। तो यहां से ह्रास और कमी को हटा के कहां ले जाएंगे, ऑक्सीजन के पास। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की ह्रास या कमी हो रही हो, ऑक्सीजन की ह्रास या कमी हो रही हो, लेकिन या फिर दूसरा क्या हो सकता है कि हाइड्रोजन का योग हो रहा हो। वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें किसी पदार्थ में ऑक्सीजन का ह्रास या कमी हो रहा हो, या दूसरा क्या कंडीशन है कि हाइड्रोजन का योग, या हम बोल सकते हैं या हाइड्रोजन का योग, या हाइड्रोजन का योग हो रहा है। चलिए एक बार फिर से, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें ऑक्सीजन की कमी, यानी कि जिसमें किसी पदार्थ में से ऑक्सीजन बाहर निकल जाएगा, तो उसे हम लोग अपचयन अभिक्रिया कहेंगे। या दूसरा क्या हो सकता है, तो यदि किसी पदार्थ में हाइड्रोजन जाके जुड़ जाए तो भी अपचयन अभिक्रिया कहलाएगा। तो इसमें क्या बोलेंगे हम, ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना, ये कहलाता है अपचयन। ऑक्सीजन का हटना और हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन अभिक्रिया कहलाता है। और इसमें क्या था, उपचयन में इसमें हो रहा था क्या, ऑक्सीजन का जुड़ना, जबकि हाइड्रोजन का हटना। तो हाइड्रोजन पीछे हटता है तो उपचयन, और ऑक्सीजन पीछे हटता है तो अपचयन अभिक्रिया होती है। अच्छा, इसमें एग्जांपल को समझा जाए। यहाँ पे देखिए CuO जब H2 से अभिक्रिया करता है, CuO यानी कि कॉपर ऑक्साइड जब हाइड्रोजन से अभिक्रिया करता है तो बनता है कॉपर तथा जल। तो यहाँ पे हम लोग आराम से देख सकते हैं कि CuO में से ऑक्सीजन गायब हो चुका है, CuO में से ऑक्सीजन गायब हो चुका है। तो हम यहाँ बोलेंगे कि
CuO का अपचयन हो गया, CuO का क्या हो गया, अपचयन। और अपचयन को एक और किस नाम से जानते हैं, अपचयन या ऑक्सीकरण, अपचयन या ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण, ऑक्सीकरण। तो यहाँ पे CuO का अपचयन या ऑक्सीकरण हो गया। दूसरा एग्जांपल में देखिए, दूसरा में हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे Na जो था अकेले था सोडियम, और यहाँ पे इसमें आके कोई नहीं जुड़ा इसमें, तो ये तो दूसरा एग्जांपल हो गया। यहाँ पे जो है Na प्लस HCl, इसमें से Cl में से हाइड्रोजन निकल चुका है, तो ये हालांकि अपचयन अभिक्रिया, उपचयन अभिक्रिया का एग्जांपल हो जाएगा, इसको मिटा देते हैं। यहाँ पे एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि हो सकता है क्या, H2S प्लस Cl2, H2S प्लस Cl2, HCl और प्लस S, तो यहाँ पे 2HCl हो जाएगा क्योंकि 2 हाइड्रोजन और 2 क्लोरीन है। तो यहाँ पे देखिए, पहले क्लोरीन अकेले था, पहले क्लोरीन के पास कोई नहीं था, और बाद में क्या हो गया, हाइड्रोजन जुड़ गया। तो यदि किसी में हाइड्रोजन जुड़ेगा तो उसका अपचयन हो जाएगा, इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि Cl का जो है अपचयन हो गया, अपचयन, Cl का अपचयन। तो यहाँ पे ऑक्सीजन हटा तो अपचयन, यहाँ पे Cl में हाइड्रोजन जुड़ गया तो भी अपचयन। तो अपचयन अभिक्रिया का यही है परिभाषा और यही है एग्जाम्पल। यदि किसी पदार्थ में ऑक्सीजन निकल जा रहा है या फिर किसी पदार्थ में हाइड्रोजन आके जुड़ जा रहा है, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को हम अपचयन अभिक्रिया कहते हैं। अच्छा, कभी कभी क्या होता है कि दोनों अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, अपचयन और उपचयन अधिकतर साथ साथ होती है। जैसे यहाँ पे देखिए, यहाँ ZNO बाद में अलग होकर खाली Zn बचता है, यानी कि हम ये बोल सकते हैं कि इसमें क्या हुआ है, ऑक्सीजन की कमी हुई है, ऑक्सीजन इसमें से निकल गया है ना, तो ऑक्सीजन जब निकल गया तो क्या कहलाएगा, अपचयन, अपचयन। और देखिए कार्बन में आके ऑक्सीजन जुड़ गया है, कार्बन में ऑक्सीजन आके जुड़ गया है, तो हम इसको बोलेंगे कि कार्बन का हो रहा है उपचयन। तो सामान्यतः अपचयन तथा उपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती है, और अपचयन और उपचयन अभिक्रियाएं साथ साथ होती है। तो देखिए, RED का मतलब हो गया रिडक्शन, RED का मतलब रिडक्शन, और OX का मतलब हो गया ऑक्सीडेशन। यानी कि वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें रिडक्शन तथा ऑक्सीडेशन यानी कि उपचयन तथा अपचयन दोनों साथ साथ हो रही हो, तो ऐसे रासायनिक अभिक्रियाओं को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया। क्या बोलेंगे इसे, रेडॉक्स अभिक्रिया। इस प्रकार की अभिक्रियाओं को हम लोग रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं या फिर रेडॉक्स रिएक्शन कहते हैं। तो इसमें तीनों वैसी अभिक्रिया, जैसे देखिए H2S बाद में क्या बन जाता है, अकेले हो जाता है S। तो इसमें क्या हुआ कि इसमें से हाइड्रोजन निकला ना, तो जिस पदार्थ में से हाइड्रोजन निकलता है उसे हम लोग कहते हैं कि उसका हो रहा है उपचयन। हाइड्रोजन का अलग हो जाना कहलाता है उपचयन। और इसमें देखिए, क्लोरीन में हाइड्रोजन आके जुड़ जा रहा है, क्लोरीन में हाइड्रोजन आके जुड़ गया ना, यहाँ पे Cl2 से HCl बन गया, तो ये कहलाएगा अपचयन। यहाँ पे तीसरा देखा जाए, अभी CuO है, इसमें से ऑक्सीजन अलग हो जाता है, Cu अकेले हो जाता है, तो इसे हम क्या बोलेंगे कि यहाँ पे हो रहा है अपचयन। और H2 अकेले था जो कि बाद में इसके साथ कौन आ गया, ऑक्सीजन, तो इसका हो गया उपचयन। तो यहाँ पे देख सकते हैं कि तीनों जो एग्जाम्पल लिखा हुआ है, इन तीनों अभिक्रियाओं में उपचयन और अपचयन की क्रिया दोनों साथ साथ हो रही है, और ऐसे अभिक्रिया को हम लोग कहते हैं रेडॉक्स अभिक्रिया या फिर रेडॉक्स रिएक्शन। यहाँ पे परिभाषा लिख देते हैं, वैसी रासायनिक अभिक्रिया जिसमें उपचयन तथा अपचयन साथ साथ हो, उसे रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। रेडॉक्स अभिक्रिया कहते हैं। तो ये हो गया रेडॉक्स अभिक्रिया। अब कुछ और जरूरी बातें हैं।
देखिए यहाँ पे ये जो एग्जाम्पल है सब इसी में बात करते हैं। ये ZnO है, ZnO आराम से जिंक ऑक्साइड है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, उसमें ऑक्सीजन पहले से जुड़ा हुआ है। लेकिन थोड़ी देर के बाद क्या देखने को मिला है कि ZnO में से ऑक्सीजन बाहर निकल जा रहा है। तो क्या अपने से बाहर निकल रहा है या फिर वहां पे कोई क्रिया कराने वाला पदार्थ है तब उसमें से ऑक्सीजन बाहर निकला। देखिए ZnO में से यदि ऑक्सीजन बाहर निकल रहा है तो इस ऑक्सीजन को छीनने वाला कोई ना कोई है। ZnO में से कोई ना कोई ऑक्सीजन को छीन लिया है, वो कौन है? कार्बन। ZnO में से ऑक्सीजन को कौन छीना? कार्बन। तो यदि ZnO का अपचयन हुआ, ZnO का अपचयन हुआ वो किसके कारण हुआ? कौन करवाया अपचयन? तो इस अपचयन की क्रिया को करवाने वाला कौन है? कार्बन। कार्बन ही ना Zn से ऑक्सीजन को छीन ले रहा है, तो ऑक्सीजन छीन के अपचयन कराया कौन? कार्बन। तो कार्बन अपचयन कराया, इसलिए हम बोलेंगे कि कार्बन यहाँ पे है अपचायक। अपचायक, अपचायक। ध्यान देने वाली बात है कि क्रिया को करने वाले को कारक कहते हैं, तो अपचयन क्रिया कराने वाले को क्या बोलेंगे? अपचायक। और जो उपचयन क्रिया कराएगा उसे उपचायक। जैसे देखिए कार्बन में ऑक्सीजन आ रहा है तो कहां से आ रहा है? Zn के पास से ना आ रहा है। कार्बन में यदि ऑक्सीजन आया तो ZnO के पास से आया, तो इसलिए ZnO को हम क्या बोलेंगे? उपचायक। उपचायक, उपचायक, उपचायक। जो पदार्थ ऑक्सीकरण क्रिया कराने के लिए अपना ऑक्सीजन दे रहा है वो उपचायक कहलाएगा, और जो पदार्थ दूसरे का उपचयन नहीं कराना चाहता है कि अपचयन करा दे तो उससे ऑक्सीजन छीन रहा है तो वो कहलाएगा अपचायक। मतलब जिसके कारण जो क्रिया होगा वही उसका कारक होगा। यहाँ पे समझिए, यहाँ पे जो लिखा हुआ बात है इसको समझिए। वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए, ऑक्सीकरण क्रिया कराने के लिए ऑक्सीजन देता है, यदि हम अपना ऑक्सीजन किसी को दे के और उपचयन क्रिया करा दिए तो हम कहलाएंगे उपचायक। और या दूसरा तरीका क्या हो सकता है कि हम किसी का हाइड्रोजन छीन ले, तो हाइड्रोजन किसी का छीनेंगे तो उसका भी क्या हो जाएगा? उपचयन होगा। तो हम या तो ऑक्सीजन देंगे या किसी से हाइड्रोजन लेंगे, और ये दोनों काम करेंगे तो सामने वाला का उपचयन होगा। यानी कि उपचयन होने के लिए क्या चाहिए? या तो उसके पास ऑक्सीजन आना चाहिए या उसके पास हाइड्रोजन जाना चाहिए। अच्छा यहाँ पे देखिए, ये देखिए यहाँ पे एक मेरा दोस्त है, दोस्त का पैर है, एक दोस्त है, और यहाँ हम तो सामने ही है। तो हम क्या करते हैं ना कि दो काम करते हैं, इसको ऑक्सीजन देते हैं, तो यदि हम ऑक्सीजन इसे दे रहे हैं तो भी इसे क्या हो रहा है? उपचयन हो रहा है, तो हम इसके लिए उपचायक हो गए, हम उपचायक हो गए। या फिर इसके पास जो पहले से हाइड्रोजन है ना, इसको हम छीन ले रहे हैं। हाइड्रोजन को क्या किए? छीन लिया, ऐसे हाइड्रोजन हटा दिए, तो हाइड्रोजन हटाए तब भी इसका क्या हुआ? उपचयन। और हम अगर यदि इससे हाइड्रोजन छीन रहे हैं तो इसका उपचयन हो रहा है, इसलिए हम इसका क्या हो जाएंगे? उपचायक। तो दोनों कंडीशन में हम उपचायक हैं, भले हम इससे ऑक्सीजन या तो दे दें या फिर इससे हाइड्रोजन छीन लें। तो जो ऑक्सीकरण क्रिया कराने के लिए ऑक्सीजन देता है, ऑक्सीजन देने वाला और हाइड्रोजन छीनने वाला, ऑक्सीजन देने वाला और हाइड्रोजन छीनने वाला, दोनों को हम क्या बोलेंगे? हालांकि ये दोनों क्रिया से होता क्या है? तो उपचयन ना होता है, जिसके साथ हम ये काम करेंगे उसका उपचयन हो जाएगा, तो इसलिए हम बोलेंगे उपचायक। उपचायक। जो ऑक्सीजन किसी को देता है वो उपचायक कहलाता है, या जो हाइड्रोजन किसी से छीनता है वो भी क्या कहलाएगा? उपचायक, क्योंकि दोनों क्रम में क्या हो जाएगा? उपचयन की क्रिया। अब आते हैं दूसरे पे। यहाँ पे देखिए दूसरा एग्जाम्पल में, यहाँ पे क्या हो रहा है कि हाइड्रोजन जो है छीना जा रहा है, किससे? सल्फर से। सल्फर से हाइड्रोजन छीन लिया जा रहा है, तो कौन छीन रहा है? क्लोरीन ना। सल्फर हाइड्रोजन, सल्फर से हाइड्रोजन कौन छीना? क्लोरीन। अब जो पहले हाइड्रोजन सल्फर के साथ था, इससे छीन के लेके चला गया क्लोरीन, ये। तो इसलिए हम यहाँ पे बोलेंगे कि सल्फर का, एस का उपचयन हुआ, लेकिन ये उपचयन क्रिया करवाया कौन? तो ये उपचयन क्रिया करवाया क्लोरीन, तो इसलिए यहाँ पे क्लोरीन जो है, क्लोरीन ये हो जाएगा उपचायक। उपचायक। क्लोरीन को हम बोलेंगे उपचायक। उपचायक, उपचायक। क्लोरीन हो गया उपचायक। अब देखिए क्लोरीन को हाइड्रोजन दे आ कहां रहा है? क्लोरीन के पास, क्लोरीन के पास हाइड्रोजन आ कहां से रहा है? तो H2S के पास से। कहीं ना कहीं H2S ही है जो क्लोरीन को हाइड्रोजन दे रहा है, तो हाइड्रोजन देने वाले को क्या बोलेंगे? अपचायक। अपचायक।
आगे बढ़ते हैं। तो याद रखना है कि यदि मेरे वजह से किसी का उपचयन हुआ तो हम उपचायक हो गए। अब ये उपचयन की क्रिया दो तरीके से हो सकता है, या तो हम उसको ऑक्सीजन दें या उससे हाइड्रोजन छीने। तो ऑक्सीजन देने या फिर हाइड्रोजन छीनने वाले को उपचायक कहते हैं। दूसरा तरीका, यदि मेरे वजह से किसी का अपचयन हो रहा है तो अपचयन दो तरीका से हो सकता है, या तो हम उसका ऑक्सीजन छीन ले या फिर हम अपना हाइड्रोजन उसे दे दे। तो ऑक्सीजन छीनने या हाइड्रोजन देने वाले को हम बोलते हैं अपचायक। ऑक्सीजन छीनने और हाइड्रोजन देने वाले को अपचायक बोलते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, वह पदार्थ जो ऑक्सीकरण के लिए ऑक्सीजन का दान करेगा या हाइड्रोजन को छीन लेगा, अलग करेगा, पृथक करेगा, तो वह पदार्थ कहलाएगा ऑक्सीकारक या फिर अपचायक। सॉरी, ऑक्सीकारक या फिर उपचायक। ऑक्सीकारक या उपचायक कहलाएगा। दूसरा कंडीशन में आते हैं, वह पदार्थ जो अवकरण क्रिया के लिए हाइड्रोजन देगा, तो हाइड्रोजन देगा तो उसका अवकरण होगा, या फिर उससे ऑक्सीजन छीनेगा तब भी उसे क्या हो जाएगा, अवकरण। तो हाइड्रोजन देकर या ऑक्सीजन छीनकर यदि हम किसी का अवकरण क्रिया करा रहे हैं तो हम कहलाएंगे अवकारक। तो ऑक्सीजन क्रिया के लिए हाइड्रोजन देना या फिर ऑक्सीजन को खींच लेना, ऐसा क्रिया करने वाले को हम कहते हैं अपचायक या फिर ऑक्सीकारक। ये नहीं होगा, अवकारक हो जाएगा, ये हो जाएगा अवकारक। अवकारक। तो इस तरह से अवकारक और ऑक्सीकारक समझ में आ गया होगा आप लोगों को। आगे बढ़ते हैं। ऑक्सीकारक अवकारक में कोई दिक्कत नहीं है, बस एक चीज और समझ लेना है यहाँ पे, क्या कि जो ऑक्सीकारक, ऑक्सीकरण या फिर अवकरण की क्रिया, ऑक्सीकारक जो अवकारक है यहाँ पे देखिए, सी क्या है, अपचायक। सी खुद अपचायक है लेकिन इसका हो क्या रहा है, सी है अपचायक लेकिन इसका खुद का क्या हो रहा है, उपचयन। खुद है अपचायक लेकिन इसका खुद का क्या हो रहा है, उपचयन। तो ध्यान देने वाली बात यह है कि नोट कर लीजिएगा यहां पे, जिसका अपचयन होता है, जिसका अपचयन होता है वह उपचायक होता है। जिसका अपचयन होता है वह उपचायक होता है। अपचयन, जिसका अपचयन होता है वह उपचायक होता है, उपचायक होता है। ये पहला पॉइंट है। और दूसरा पॉइंट, जिसका उपचयन होता है, जिसका उपचयन होता है, जिसका उपचयन होता है वह अपचायक होता है। अपचायक होता है। जिसका उपचयन वह अपचायक, जिसका अपचयन वह उपचायक। एक बार और इस बात को समझाते हैं, इस बात को एक बार और समझिए। यहां पे देखिए, जिसका अपचयन, तो किसका अपचयन, जेडेनो का ना। तो जेडेनो के बारे में आपको देखिए पहले से क्या पता है कि जेडेनो तो उपचायक है, क्योंकि यही अपना ऑक्सीजन इसको दिया, उपचयन क्रिया करवाया कार्बन का, तो ये खुद क्या है, उपचायक। तो जिसका खुद का अपचयन होता है ना वो उपचायक होता है, और जिसका खुद का उपचयन होता है वो अपचायक होता है। आगे बढ़ते हैं। यहां तक अपचयन उपचयन की क्रिया उम्मीद करते हैं आप लोग को समझ में आ गया होगा। अपचयन उपचयन समझना बहुत आसान है, और समझना कोई थोड़ा सा कठिन था तो वो था उपचायक और अपचायक। तो उपचायक और अपचायक भी बहुत अच्छे से हम समझाने की कोशिश किए, उम्मीद करते हैं समझ में आ गया होगा। और अब हम लोग पढ़ेंगे कि हमारे दैनिक जीवन में उपचयन का क्या प्रभाव पड़ता है। ये जो उपचयन अभिक्रिया होती है इससे हमारे दैनिक जीवन में क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहली चीज तो यह है कि जब हम लोग धातुओं को खुला में छोड़ देते हैं, जब धातुओं को खुला छोड़ दिया जाता है, खुला छोड़ दिया जाता है, तो यह ऑक्सीकृत होकर क्षरित होने लगता है। ऑक्सीकृत होकर क्षरित होने लगता है, यानी खराब होने लगता है। क्षरित होना मतलब खराब होना, लिख देते हैं यहाँ पे कि खराब होने लगता है। खराब होने लगता है।
जब धातुओं को खुला छोड़ दिया जाता है तो यह ऑक्सीकृत होकर खराब होने लगता है। इस घटना को संक्षारण कहा जाता है। संक्षारण कहा जाता है। संक्षारण कहा जाता है। अब देखिए संक्षारण से तो क्या होता है, धातुएं बर्बाद हो जाएगी। जैसे एग्जांपल के लिए लोहा है, लोहा को अगर हम खुले हवा में छोड़ देंगे और उसमें नमी प्राप्त होगी अगर थोड़ा सा भी, तो वो ऑक्सीजन और जल से विक्रिया करके जंग बन जाता है और जंग धीरे धीरे खा जाता है, पूरा लोहा खत्म हो जाता है। तो इस तरह से हम समझ सकते हैं कि ऑक्सीकरण जो है अभिक्रिया हमारे लिए हानिकारक भी होती है, हालांकि लाभदायक भी है कहीं कहीं, लेकिन हानिकारक भी है। तो यहाँ पे क्या हो रहा है कि लोहा ऑक्सीकृत होकर बर्बाद हो जा रहा है। तो लोहे को जो है संक्षारण से बचाना भी तो हमारी जिम्मेवारी है, हम उसको बचाएंगे। कैसे बचाएंगे? तो बचाने का तरीका ये रहा, देखिए संक्षारण को रोकने के उपाय। तो सबसे पहले जो है हम उचित रसायनों से पेंट कर, उचित रसायनों से पेंट करके धातुओं के संक्षारण। देखिए पेंट करने से क्या होगा कि वायु की उपस्थिति नहीं होगी, उसमें वायु नहीं पहुंचेगा लोहा तक और उसका संक्षारण नहीं होगा, लोहा या फिर कोई भी धातु हो। तो उचित रसायनों से पेंट करके धातुओं के संक्षारण को रोका जा सकता है, अब देखिए मशीन वगैरह में कुछ कुछ चीजें ऐसी होती है जो लगातार घर्षण क्रिया करती है, अपने में रगड़ते रहता है, जैसे बेरिंग वगैरह हो गया। तो उसको पेंट करने और न करने से कोई फायदा नहीं, आज पेंट करेंगे कल उससे उतर जाएगा पेंट। तो ऐसे चीजों को ग्रीस लगाकर जो है जंग से बचाया जाता है। तो मशीन के पार्ट पुर्जों में, मशीन के पार्ट पुर्जों को ग्रीस लगाकर संक्षारण से बचाया जाता है, संक्षारण से बचाया जाता है। मशीन के पार्ट पुर्जों को ग्रीस लगाकर संक्षारण से बचाया जाता है, क्योंकि उसको पेंट करेंगे तो तुरंत झड़ जाएगा। अच्छा, कुछ कभी कभी बर्तन होता है, तो हम जो बर्तन जिसमें खाना बनाते हैं उसमें तो पेंट भी नहीं करेंगे और ना ही ग्रीस लगाएंगे। ग्रीस लगाएंगे तो खाना कैसे बनाएंगे? तो बर्तनों को जो है जंग से बचाने के लिए एक विधि अपनाई जाती है जिसको बोलते हैं जस्तीकरण। लोहे पर जिंक का परत चढ़ाकर उसे जंग से बचाया जाता है। इस प्रक्रिया को जस्तीकरण कहते हैं। तो इस प्रकार जो है संक्षारण रोकने के कुछ उपाय हम यहाँ पे लिखते हैं। ऐसे है बहुत सारा उपाय, लेकिन कुछ उपाय को यहाँ पे हम दर्शा दिए हैं। लोहे पर जिंक का परत चढ़ा के भी जो है इसे जंग से बचाया जा सकता है। तो संक्षारण होता क्या और संक्षारण को रोकने का क्या उपाय हो सकता है, यहाँ पे हम लिख दिए हैं। आगे बढ़ते हैं और दूसरा प्रभाव देखते हैं कि हमारे दैनिक जीवन में उपचयन अभिक्रिया का क्या प्रभाव पड़ता है। दूसरा है विकृत गंधिता। तो हम लोग जब भोजन को खुले में छोड़ देते हैं ना, यदि भोजन को खुले में छोड़ देते हैं तो वो ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है और अभिक्रिया करके धीरे धीरे खराब हो जाता है। और कुछ देर के बाद हम जब उसको टेस्ट करेंगे तो एकदम खराब स्वाद आता है, उसमें से खट्टा टाइप का खराब गंध और स्वाद दोनों आता है। और इसी घटना को विकृत गंधिता कहा जाता है। विकृत गंधिता। यदि भोजन को लंबे समय तक खुले में छोड़ दिया जाए, यदि भोजन को लंबे समय तक खुले में छोड़ दिया जाए तो भोजन ऑक्सीकृत होकर खराब को एक अच्छा भाषा में बोला जाता है अरुचिकर। जिसमें कोई रुचि ना हो उसे अरुचिकर बोला जाता है। अरुचिकर
स्वाद एवं गंध उत्पन्न करते हैं। यदि भोजन को लंबे समय तक खुले में छोड़ दिया जाए तो भोजन ऑक्सीकृत होकर अरुचिकर स्वाद एवं गंध उत्पन्न करते हैं और इस घटना को विकृत गंधिता कहा जाता है। विकृत गंधिता, विकृत गंधिता कहते हैं। भोजन को खुले छोड़ देंगे कुछ देर तक तो ऑक्सीजन से विक्रिया करेगा और खराब हो जाएगा, खराब स्वाद एवं गंध उत्पन्न करेगा। इस घटना को हम विकृत गंधिता कहते हैं। अब इस विकृत गंधिता को भी रोकने का उपाय हमें समझना होगा कि आखिर विकृत गंधिता से कैसे बचा जा सके। तो विकृत गंधिता से बचने का उपाय क्या है? तो ऑक्सीजन से दूरी बनाए रखना है। और ऑक्सीजन से दूरी बनाए यानी कि ऑक्सीकरण क्रिया को रोकना है। ऑक्सीकरण क्रिया को रोकने के लिए क्या करेंगे? उचित रसायन, भोजन में उचित रसायन जिसे प्रति अपचायक कहा जाता है। प्रति अपचायक वह पदार्थ है जो अपचयन क्रिया नहीं होने देता है। उपचयन क्रिया नहीं होने देता है, उसे प्रति उपचायक कहा जाता है। यहाँ पे एक मिनट थोड़ा सा गड़बड़ है। यहाँ पे हमें प्रति अपचायक नहीं प्रति उपचायक मिलाना है। प्रति उपचायक जो उपचयन क्रिया नहीं होने देता है उसे उपचायक कहते हैं। तो प्रति उपचायक यानी कि एंटाऑक्साइड मिलाना है। तो उचित रसायन, और उचित रसायन में वो कौन सा रसायन होना चाहिए? प्रति उपचायक। उचित रसायन अर्थात प्रति उपचायक मिलाकर भोजन को ऑक्सीकृत होने से रोका जा सकता है। ऑक्सीकृत होने से रोका जा सकता है। पहला तो ये उपाय हो गया कि प्रति उपचायक मिला देंगे भोजन में तो लंबे समय तक खराब नहीं होगा। दूसरा उपाय है कि जिस भोज्य पदार्थ में वसा होता है, वसा युक्त भोज्य पदार्थ में नाइट्रोजन मिला देना है। नाइट्रोजन, वसा युक्त भोज्य पदार्थ में नाइट्रोजन मिलाकर ऑक्सीकृत होने से बचाया जा सकता है। जैसे कि चिप्स को ऑक्सीकृत होने से बचाने के लिए क्या करते हैं? उसमें नाइट्रोजन गैस भर के पैक कर दिया जाता है। वही चिप्स 5 रुपए के चिप्स खरीदिएगा तो उसमें नाइट्रोजन मिलता है, 2-4 को चिप्स फ्री मिलता है, तो उसमें केवल नाइट्रोजन गैस भरा हुआ होता है। तो उसका दो फायदा है, एक तो भरा एकदम लगेगा कि पैकेट पूरा भरा हुआ है, और दूसरा फायदा है कि उसमें से चिप्स खराब नहीं होगा। इसलिए कंपनी वाले अच्छे से भरपूर मात्रा में नाइट्रोजन गैस भर देते हैं। तो वसा युक्त भोज्य पदार्थ में नाइट्रोजन मिलाकर ऑक्सीकरण को रोका जा सकता है। और यदि हम ऑक्सीकरण रोक दिए तो भोजन खराब नहीं होगा, रोका जा सकता है। तीसरा देखिए, ताप घटाकर। तो हम क्या कर सकते हैं? खाना को फ्रिज में रख दीजिए। रेफ्रिजरेटर में कम ताप पर भोजन को संरक्षित किया जा सकता है। भोजन को संरक्षित किया जा सकता है। रेफ्रिजरेटर में कम ताप पर भोजन को जो है संरक्षित किया जाता है, वहां पे ऑक्सीकरण की क्रिया नहीं होती है। और एक और उपाय है, ऑक्सीजन जाने ही नहीं दीजिए उसमें। तो भोजन को वायुरुद्ध बर्तन यानी कि ऐसा बर्तन जिसमें हवा न प्रवेश करे, वायुरुद्ध बर्तनों में रखकर उसे ऑक्सीकृत होने से बचाया जा सकता है। ऑक्सीकृत होने से
बचाया जा सकता है। तो इस तरह से जो है हम भोजन को खराब होने से बचा सकते हैं। बहुत सारा उपाय बताया जा चुका है। तो ये था हमारा आज का टॉपिक उपचयन, अपचयन, अभिक्रिया। सबसे पहले हम लोग समझे कि उपचयन क्रिया क्या होती है और उपचयन के बाद अपचयन। एक बार थोड़ा सा रिवीजन, फास्ट रिवीजन। उपचयन अभिक्रिया, ऑक्सीजन का जुड़ना या हाइड्रोजन का अलग होना। मेरे पास ऑक्सीजन आ रहा है या फिर हाइड्रोजन हट रहा है, दोनों कंडीशन में हम बोलेंगे कि मेरा उपचयन हो गया। दूसरा, यदि मेरा ऑक्सीजन कहीं चला जाए और हाइड्रोजन मेरे पास आ जाए तो बोलेंगे कि मेरा अपचयन हो गया। ठीक है। और यह क्रिया किसी रासायनिक अभिक्रिया में दोनों एक साथ हो रहा है, यानी कि किसी का उपचयन तो किसी का अपचयन। एक ही अभिक्रिया में किसी का उपचयन तो किसी का अपचयन हो रहा है, तो ऐसे अभिक्रिया को रेडॉक्स अभिक्रिया कहा जाता है। और उपचयन क्रिया कराने के लिए जो ऑक्सीजन देता है या हाइड्रोजन को ले लेता है उसे उपचायक कहते हैं, या अपचयन क्रिया कराने के लिए जो ऑक्सीजन छीन लेता है या हाइड्रोजन देता है तो उसे हम बोलते हैं अपचायक। एक और बात बताया गया कि जिसका उपचयन होता है वो अपचायक होता है, जिसके खुद का उपचयन हो रहा है वो दूसरे के लिए अपचायक है, और जो जिसके खुद का अपचयन होता है वो दूसरे के लिए उपचायक है। उल्टा होता है, यहाँ पे ध्यान देना है। अब उसके बाद हम समझे कि दैनिक जीवन में उपचयन अपचयन का क्या प्रभाव पड़ता है। तो सबसे पहला था संक्षारण, यानी कि जब धातुओं को लंबे समय तक हम खुले में छोड़ देते हैं तो वह ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षरित होने लगता है, और इस घटना को हम संक्षारण कहते हैं। संक्षारण से बचने के उपाय भी कुछ है, पेंट लगाकर, ग्रीज लगाकर या फिर जलसीकरण करके हम धातुओं को क्षरित होने से बचा सकते हैं। और लास्ट था विकृत गंधिता, यदि भोजन को लंबे समय तक हम खुला में छोड़ेंगे तो उससे खराब स्वाद आने लगेगा, गंध एकदम अजीब टाइप का, और इस घटना को हम विकृत गंधिता कहते हैं। और विकृत गंधिता से बचने के लिए कई गो उपाय है। हम प्रति उपचायक उसी में मिला दें या फिर नाइट्रोजन भर के पैक कर दिया जाए, या ताप घटाकर फ्रिज में रख सकते हैं। और लास्ट उपाय क्या है कि वायुरुद्ध बर्तन, ऐसा बर्तन में पैक कर दीजिए जिसमें हवा प्रवेश ही ना करे, और हवा प्रवेश नहीं करेगा तो फिर उसमें उपचयन की क्रिया नहीं होगी। और अब हम अंत में आप लोग से कहेंगे वही बात जो डेली कहते हैं कि यदि आप चाहते हैं कि डेली का नोट्स आपको मिल जाए, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम मिले, टेस्ट सीरीज मिले, ये सब अच्छे नंबर लाने के लिए, तैयारी कराने के लिए ये सब व्यवस्था किया गया है। टेस्ट सीरीज चाहिए, क्वेश्चन बैंक सॉल्यूशन सब कुछ होगा, लेकिन पीडीएफ के रूप में यदि अब चाहिए आपको ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव इन सभी चीजों का पीडीएफ चाहिए। मॉडल पेपर चाहिए आप लोग को, जो हम लोग बनाते हैं मॉडल पेपर, एक तो बिहार बोर्ड जारी करेगा ही, उसको जो है करा दिया जाएगा, लेकिन मॉडल पेपर जो हम लोग बनाए हैं एग्जाम को पैटर्न को पकड़ते हुए एकदम ठीक उसी तरह से, वो भी आप लोग को चाहिए। तो इतनी सारी चीजें यदि आप एक ही जगह पे चाहते हैं तो जो आपको वीडियो में नंबर दिखाई दे रहा है उस पर संपर्क कर सकते हैं। लास्ट तक जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। और जो भी पढ़ाई हो रहा है नोट्स बना के डेली का डेली याद करते रहना बहुत जरूरी है, क्योंकि तैयारी एक दिन में नहीं होती है, और कोई अगर अच्छा नंबर लाता है तो वो एक दिन में नहीं ला पाता है। डेली का पढ़ा हुआ मेहनत ही उस दिन काम आता है लास्ट दिन एग्जाम के हॉल में। तो इसलिए बड़े ध्यान से पढ़िए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।